बनाम बरेली चुड़ैल। मिडनाइट शो में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे दोस्त आलोक वर्मा की आप बीती है। आलोक ने जैसा जैसा बतलाया मैं आपको ठीक वैसे ही सुना रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश के भेलसा शहर क्या कस्बा कहना ज़्यादा उचित होगा, वहाँ के स्कूल में टीचर था। हमारे घर और स्कूल के बीच का जो रास्ता था वह एक जंगल से होकर गुजरता था। सर्दियों के दिन थे, रातें लंबी और दिन बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन भेलसे के स्कूलों का उस समय कुछ अलग ही रवैया था। वे अपना समय सर्दी हो या गर्मी कभी नहीं बदलते थे। ये वाक़या मैं सन 1948 के आसपास का बतला रहा हूँ, जब हमारी पोस्टिंग भेलसे के स्कूल में हुई थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि भेलसे के स्कूलों का समय हर समय मौसम चाहे जैसा हो एक रहता था। एक रात हमारे स्कूल का समय दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक का था। मैं अपनी साइकिल से रोज़ स्कूल जाता और रात को पंडित जी के मकान में, जिसमें मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था, वहाँ लौटकर आता था। सर्दियों के दिन थे। हमारा रोज़ का यही नियम था, दोपहर के स्कूल पहुँचना और रात होने तक अपने घर वापस आना, केवल रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी। हमारी ही कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने हमसे आग्रह किया कि हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, इसलिए अगर आप उचित समझें तो स्कूल टाइम के बाद 1 घंटा हम लोगों को अतिरिक्त पढ़ा दिया करें। मैंने बच्चों की समस्या को समझते हुए अपने प्रधानाचार्य से बात की और दूसरे दिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा में उन 3 बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगा। अभी हमें उन तीनों बच्चों को पढ़ाते हुए 2 दिन ही बीते थे कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरे हाथ पैर फूल गए और उन तीनों बच्चों को बजाय शाम को 1 घंटा पढ़ाने के स्कूल समय के पहले, यानी स्कूल टाइम के पहले 1 घंटा उन बच्चों को देने के लिए अपने प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट की। प्रधानाचार्य जी ने कहा 1 बजे से स्कूल लगता है, उसके पहले 12 बजे से स्कूल की सफाई वगैरह होती है। कोई नहीं, अगर बच्चे तैयार हों तो किसी प्रकार एडजस्ट किया जाएगा। और आखिरकार बच्चे और प्रधानाचार्य जी के प्रयासों से हमने उन बच्चों को 11 बजे से 12 बजे के बीच इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे मेरे हाथ पैर फूल गए और मुझे अपने पढ़ाने का समय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआ कुछ यूँ, एक रात ही कहूँगा, क्योंकि सर्दियों में सूर्यास्त शाम 5 बजे ही हो जाता था और हमें घर आते आते रात यानी 7:30-8 बजे ही जाते थे। एक रात में अपनी साइकिल से कोई राम नामी भजन गुनगुनाता अपनी साइकिल में पैडल मारता हुआ जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चला जा रहा था कि सामने देखा कि एक नई नवेली दुल्हन एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में और इतनी रात में ये दुल्हन अकेली बैठी है। लगता है इसके साथ कोई हादसा हुआ है। यह सोचते हुए कि हमें इसकी कुछ मदद करनी चाहिए, मैंने अपनी साइकिल उस दुल्हन की ओर घुमा दी। कुछ ही क्षणों में मेरी साइकिल उस दुल्हन के पास थी। मैंने साइकिल की सीट पर बैठे बैठे ही उस दुल्हन के लिबास में बैठी उस युवती से पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही है, और वो भी इस जंगल में रात के समय? तुम्हारे साथ कौन है? मेरी बात सुनकर वह बोली, मेरे साथ अब कोई नहीं, मैं अकेली रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब अकेली रह गई? साफ साफ बताओ क्या हुआ। मेरी बात सुनते ही वह और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए उसने एक और इशारा करते बताया कि वो मेरे पति हैं, उन्हें सांप ने डस लिया, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने देखा कि कुछ दूरी पर ही एक आदमी जिसका चेहरा एकदम काला था, मृतप्राय पड़ा था, और कुछ गीदड़ पक्षी, शायद वे गीदड़ ही थे, उसे नोच नोच कर खा रहे थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वे समझ आती हैं। जब कोई अनहोनी सामने होती है तो वे बातें अनायास दिमाग में नहीं आती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस रात मात्र चांद की रोशनी में मैं ये सब नज़ारा इतना स्पष्ट देख रहा था कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं चांद की रोशनी में ये सब देख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जिसे सांप डस लेता है उस लाश को कोई पक्षी नहीं खाता। ये सब बातें बाद में मुझे समझ आई जब मैंने अपनी आप बीती अपने प्रधानाचार्य जी के साथ शेयर की थी और प्रधानाचार्य जी ने ही मुझे हकीकत से वाकिफ कराया था। खैर, मैं उस मृत व्यक्ति को देखकर समझ गया कि ये नई नवेली दुल्हन सच कह रही है। मैंने उससे कहा, तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतना सुनते ही वे दुल्हन खड़ी हो गई और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा, पीछे कैरियर पर बैठ जाओ। वह साइकिल के कैरियर पर बैठ गई और
मैं अपनी साइकिल को तेजी से चलाता हुआ श्री राम का प्यारा भजन गुनगुनाता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही जंगल की सीमा समाप्त हुई और बस्ती शुरू हुई, मुझे कुछ ऐसा लगा कि हमारी साइकिल कुछ हल्की हो गई है। मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन मेरी बात का कोई उत्तर न मिलने पर मैंने साइकिल को रोका और पीछे मुड़कर देखा। ये क्या, साइकिल पर कोई नहीं। मैंने सोचा, अजीब औरत है, पता नहीं कहाँ उतर गई, बतलाया भी नहीं, बड़ी अजीब औरत है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है उसने कुछ कहा हो, मैं ही ना सुन सका हो, उसका घर यहीं कहीं आसपास हो और वह उतर गई हो। इतना सोचकर मैंने अपनी साइकिल में पेडल मारे और अपने घर आ गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था। दूसरे दिन भी मैं अपने नियत समय पर स्कूल पहुंचा। समय से पहले बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई और फिर स्कूल समय के बाद घर के लिए स्कूल से निकल पड़ा। जैसे ही जंगल का रास्ता शुरू हुआ कि मैंने देखा वही कल वाली नई नवेली दुल्हन उसी श्रृंगार में उसी पेड़ के नीचे बैठी सिसक रही है। मैं उसके पास पहुंचा और उससे कहा, कल तुम कहाँ उतर गई थी, मुझे बिना बताए, और फिर कहाँ रही पूरे दिन? मेरी बात में अपनप तो था। वह मुझे देखते हुए बोली, मैं आपकी साइकिल से गिर गई थी, आपने देखा ही नहीं, मेरे चोट लग गई, ये देखो। मैंने देखा कि उसके दोनों हाथों की कोहनियों से खून रिस रहा था। मैंने देखते ही कहा, अरे ये तो बहुत गहरा घाव हो गया, खून अभी भी रिस रहा है, चलो चलो बैठो साइकिल पर। हाँ, संभल कर बैठना, वरना फिर से कहीं गिर गई तो और मुसीबत हो जाएगी। वह झट से मेरी साइकिल की कैरी पर बैठ गई और मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। मेरी आदत है कि मैं अपने घर में कुछ फर्स्ट एड का सामान हमेशा रखता हूँ। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में से दवा और रुई निकाली और उसकी दोनों कोहनियों में दवा लगाकर पट्टी बांध दी। खाना मैं सुबह ही बनाकर रख जाता था, लेकिन वो खाना केवल हम अपने लिए ही बनाकर रख जाते थे, और आज एक मेहमान भी हमारे साथ था तो निश्चित ही खाना कम पड़ जाता। इस कारण मैंने कुछ नमकीन चावल और पकने के लिए रख दिए। हम दोनों ने खाना खाया और मैं कमरे में नीचे ही ज़मीन पर एक दरी बिछाकर लेट गया और अपनी चारपाई पर उसे लेटने को कहा। वह सहज ही एक ही कमरे में सोने के लिए राजी हो गई। अभी हमें सोए हुए 1-1.5 घंटा ही हुआ था कि किसी आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैंने लेटे लेटे ही देखा कि वह अपनी चारपाई, जो कि मेरे से करीब 2-3 फीट दूरी पर थी, वहीं लेटे लेटे अपने हाथ को मेरी गर्दन के पास ला रही है। उसके इतने लंबे हाथ को देखा तो मैं घबरा गया। मैंने कहा, तुम कौन हो और तुम्हारा हाथ इतना लंबा कैसे? मेरी इतना पूछते ही उसने अपना हाथ समेट लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं, वह जैसे सो रही हो। मैंने अपनी दरी उठाई और कमरे के बाहर बने बरामदे में आकर लेट गया और कमरे की कुंडी मैंने बाहर से बंद कर दी। सुबह होने पर मैंने कमरे की कुंडी खोली और कमरे के अंदर गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरानी से कमरे में पड़ी चारपाई और बिस्तर को देख रहा था, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई सिलवट तक न थी। अब मेरे हाथ पैर डर के मारे फूलने लगे। मैं समझ गया कि हो ना हो वह कोई चुड़ैल या प्रेतात्मा ही है जो उस जंगल में रहती है, जिसे मैं अपने साथ यहाँ ले आया। अब शायद वह मुझे नहीं छोड़ेगी। इस कारण मैंने उसी दिन अपने मालिक मकान को, जो कि कुछ ही दूरी पर रहते थे, जाकर कह दिया कि मैं आपका कमरा आज ही छोड़ रहा हूँ। मुझे स्कूल की ओर से मकान मिल गया है। मकान मिलने की बात मैंने यूं ही झूठ में बोल दी थी अपने मकान मालिक को। फिर मैं उस दिन स्कूल नहीं गया और कुछ दूरी पर अपने लिए कमरा देखता रहा। आखिरकार शाम होते होते मुझे मेरे स्कूल का एक विद्यार्थी मिल गया। उसने कहा कि उसके घर में कमरा खाली है, मास्टर जी आप उसी में आ जाइए। मैं उस विद्यार्थी के साथ उसका मकान देखने गया। उसके पिताजी से मिला। उसके पिताजी को जब ये पता चला कि ये उसके बेटे के मास्टर जी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोई किराया नहीं लूँगा, आप जब तक जी चाहें आराम से हमारे कमरे में रहिए और आपको कोई तकलीफ नहीं हो। मैंने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा। और मैं और वह विद्यार्थी दोनों ने मिलकर मेरा सामान अपने पुराने वाले कमरे से निकाल कर अपने नए वाले मकान में शिफ्ट कर लिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर अपने प्रधानाचार्य जी को पूरी घटना जस की सत बताई। तब उन्होंने बताया कि जब वह आपको पहले दिन मिली थी, तब आपने उसकी बात को सच तो मान लिया कि उसके आदमी को सांप ने डस लिया है, लेकिन सांप के डसे हुए आदमी को कोई भी जीव, पशु पक्षी नहीं खाता। और चांदनी रात में आपने ये कैसे देख लिया कि उसका चेहरा एकदम काला था? जब तक आप उसे नजदीक जाकर नहीं देखते, आपको ये कैसे समझ आ गया कि उसका चेहरे का रंग काला है? प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
ये मेरी नासमझी थी। प्रधानाचार्य के कहने पर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में एक छोटा-सा मंदिर स्थापित किया और हर मंगलवार की सुबह मैं सुंदरकांड का पाठ करने लगा, जिससे मैं किसी दूषित आत्मा या किसी भूत-प्रेत की चपेट में न आ जाऊँ। ये थी मेरी एक प्रेतनी के साथ गुजरने वाली रात की आप बीती, जिसे मैंने आज आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अपनी आप बीती सुनाने का हमारा मुख्य मकसद यही है कि कभी किसी सुनसान रास्ते में या किसी जंगली इलाके में आपको कुछ ऐसा नजर आए तो उस पर अपनी सहानुभूति प्रकट करने के पहले अपने दिलो दिमाग से अच्छी तरह सोच समझ लें कि वह हकीकत है या कुछ और, वरना आप भी किसी अनहोनी घटना का शिकार बन सकते हैं। ये थी आलोक जी की आप बीती। इसी के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दें। पुनः मिलूंगा एक नई हकीकत भरी कहानी के साथ। नमस्कार।